ईरान। इस वक्त ईरान में जो कुछ हो रहा है उसका असर पूरे मध्य पूर्व और दुनिया पर पड़ रहा है। ईरान पर हुए अमेरिका और इसराइल के हमलों से इतने सारे देश कैसे प्रभावित हुए, ये समझने के लिए हमें कुछ नक्शे देखने होंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ईरान एक बहुत बड़ा देश है। करीब 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान के क्षेत्रफल में फ्रांस, जर्मनी और स्पेन तीनों समा सकते हैं। क्योंकि ईरान इतना बड़ा है, इसलिए ये एशिया और मध्य पूर्व के कई हिस्सों को जोड़ता है। Iran has always been seen as a kind of gateway to the east, and from the east as a gateway to the west. In the south is the Persian Gulf, one of the most important waterways for oil supplies as well as agricultural trade and general supplies. ईरान और अन्य 7 देशों की सीमाएं खाड़ी में मिलती हैं और इनके रिश्ते अक्सर खराब ही रहते हैं। Iran doesn't really have many friends in the neighborhood. And the relationship between Iran and the rest of the Gulf states has been, very tense ever since the revolution started in 1979. इस्लामिक क्रांति ने ईरान को पूरी तरह बदल दिया था। धार्मिक नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी निर्वासन से लौटे और उन्होंने देश में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की। ये एक बड़ा मोड़ था। इसके बाद ईरान के रिश्ते सिर्फ खाड़ी के देशों से ही नहीं बल्कि अमेरिका और उसके करीबी सहयोगी इसराइल से भी बिगड़ गए। दोनों कट्टर दुश्मन बन गए। ईरान के नेताओं ने लगातार इसराइल के अस्तित्व को नकारा है और अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। इसराइल और अमेरिका हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करते आए हैं। उनका कहना है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान की सरकार बार बार कहती रही है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। अब इस नक्शे को फिर से देखते हैं। मध्य पूर्व के इन सभी देशों में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी है और यहाँ है इसराइल, जो ईरान से अपने सबसे नजदीकी बिंदु पर करीब 1000 किलोमीटर दूर है। ये सभी इलाके ईरान की मिसाइलों की मारक क्षमता के भीतर आते हैं। Iran has quite an impressive missile stockpile. They have quite a range of missiles that are able to travel various distances from a few hundred kilometers to a few thousand kilometers. It also has quite an impressive drone technology they have utilized in the recent conflict. लेकिन ईरान की रक्षा रणनीति सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं है। इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान अपनी विचारधारा को दूसरे इलाकों तक फैलाने की कोशिश करता रहा है। समय के साथ उसने इस क्षेत्र में हथियारबंद गुटों को समर्थन देकर अपना प्रभाव बढ़ाया। इन्हें मिलाकर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। Iran has built a forward defense mechanism by building out these relationships with these groups. गुजरते वक्त के साथ इसमें गजा से हमास, लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हुथी और इराक के कुछ गुट और सीरिया का पहले का शासन भी शामिल हुआ। There was always this underlying logic that Israel would not carry out, systematic, long-term strikes against Iran simply because that would trigger Hezbollah, and Hezbollah with 100,000 rockets would bear down on Israel. लेकिन गजा में युद्ध शुरू होने के बाद इसराइल ने इन कई गुटों को कमजोर कर दिया है। इसलिए 2026 की शुरुआत में इस इलाके में रिश्ते कुछ ऐसे दिखते थे और फिर ये हुआ। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. अमेरिका और इसराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को मार दिया। במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן בלי הרף על התוכנית להשמדת ישראל. ईरानी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी हमले में एक स्कूल भी निशाना बना और उसमें 153 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें कई बच्चे शामिल थे। अमेरिकी सेना ने कहा कि वो इस घटना से जुड़ी रिपोर्टों की जांच कर रही है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के इन हमलों को बिना उकसावे वाला, अवैध और गैर कानूनी बताया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरेस ने सैन्य कार्रवाई की निंदा की है। We are witnessing a grave threat to international peace and security.
ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल और मध्य पूर्व के उन देशों पर हमले किए जहां अमेरिका की मौजूदगी है, और ये हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है। लग्जरी होटल, शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, तेल से जुड़े ठिकाने और रिहायशी इमारतें भी हमलों की चपेट में आए हैं। They want to hit the key infrastructure in the Gulf Arab states. They want to hurt the potential tourist industry that those states are developing and hurt confidence of investors that are being attracted into the region. From a strategic point of view, Iran was probably trying to use this as a way to pressure the Gulf countries to then pressure the US to stop bombing Iran. ईरान पहले भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर सीमित जवाबी हमले करता रहा है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर ऐसा पहले नहीं देखा गया। और अब ये लड़ाई खाड़ी देशों में आगे भी फैल गई है। उदाहरण के तौर पर इसराइल की सेना और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लेबनान में लड़ रहे हैं। वहीं संघर्ष क्षेत्र से काफी दूर हिंद महासागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत पर टॉर्पीडो से हमला किया, जिसमें कम से कम 80 लोग मारे गए। और ईरान ने इन हमलों का जवाब एक और तरीके से दिया। यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसे चोक पॉइंट कहा जाता है। यह वैश्विक व्यापार का एक अहम रास्ता है जिसका इस्तेमाल दिन रात किया जाता है। इसका सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा है। इसी रास्ते से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है। साथ ही दुनिया के लगभग 30% यूरिया की सप्लाई भी इसी रास्ते से होती है। ईरान इस जलमार्ग में यातायात बाधित करने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा वो पहले भी कर चुका है। It's a very important trump card. Shipping companies are no longer going to the Straits of Hormuz because they're worried their tankers or their ships might get stuck. खाड़ी के देश इसी रास्ते से एशिया के दूसरे हिस्सों से खाने पीने का सामान और दूसरे उत्पाद भी आयात करते हैं। इसलिए इसे बंद करना ईरान के लिए भी महंगा साबित हो सकता है। This is something the Iranian regime has decided. We're just going to have to bear the economic cost of this, bear the burden of this, but we're just going to make everybody hurt as a consequence of this. और इसका असर अभी से दिखने लगा है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और इस टाइम लैप्स से साफ दिखता है कि पहले ये जलमार्ग कितना व्यस्त था और अब कितना कम हो गया है। एक और चोक पॉइंट है जो वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकता है। ये ईरान के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन ये उसके एक सहयोगी हूथी गुट के करीब है जो यमन में मौजूद है। जहाज संकरे बाब अल मंडेब स्ट्रेट को पार करके स्वेज नहर से होते हुए भूमध्य सागर तक पहुंचते हैं। हूथी पहले भी इस इलाके में जहाजों पर हमले कर चुके हैं। और एक दूसरा रास्ता भी है, लेकिन वो लंबा और बहुत महंगा पड़ता है। ये रास्ता केप ऑफ गुड होप से होकर जाता है। The Middle East and this region really, it's a key point in the global supply chain. It just depends how long this conflict is going to go on for. You could well see an impact in terms of food security, in terms of inflation. तो जो शुरुआत ईरान पर हमलों से हुई थी, उसका अब असर पूरे इलाके और उससे आगे भी दिखाई दे रहा है। We're going to see Iran becoming more and more isolated in a region where it didn't have that many friends to begin with. Even if the conflict ends tomorrow, it's not going to end the tensions that come with it. There's a long road ahead in terms of finding the stability that works for everyone.